हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर एंड कर दिया है। जाके जाके देख लीजिए, पूरा डिटेल में हमने समझाया है। अब देखिए, सेकंड चैप्टर में हम चलते हैं, देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। देखिए, एनसीईआरटी हमसे पढ़िए या कहीं और से पढ़िए, कभी भी एनसीईआरटी पढ़िए, पूरे डिटेल में पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए। जैसे यूट्यूब पे आप कई वीडियो देखे होंगे, बताते होंगे एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स बना देते हैं। इसके बाद शॉर्ट नोट बनाते हैं, वही पढ़ाते हैं। आप अपनी लाइफ में जब से तैयारी कर रहे हैं, कभी भी आप एक बार एनसीईआरटी पूरी डिटेल में पढ़िए, ठीक है। अगर शॉर्ट नोट्स ही पढ़ना है तो एनसीईआरटी के कई प्रकाशन बुक भी निकाल लेते हैं। एनसीईआरटी के मतलब उसमें दिया रहता है कि एनसीईआरटी, तो वो सब शॉर्ट नोट तो है ही है। शॉर्ट नोट मत पढ़िए, एक बार आप अपनी लाइफ में पूरी एनसीईआरटी को पूरी डिटेल में पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकन भले होगा, लेकिन आपका जो आंसर राइटिंग वाला, ये जो आप डरते हैं कि कैसे किया जाएगा, वो आंसर राइटिंग वाला यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। जो लोग शॉर्ट नोट से पढ़ाते हैं तो या वो कभी मेंस लिखे नहीं हैं, या वो मेंस के लिए पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। तो अगर मेंस को आपको लिखना है या मेंस के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या करें, पूरा एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, दूसरा चैप्टर क्या है, भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, ठीक है। तो ये चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखिए, इसको पढ़ने से ये होता है कि कहानी के थ्रू हमको याद होता है। ये देखिए लिखा गया, तंजानिया, अफ्रीका। जो अफ्रीका है, मतलब उसमें जैसे मान लीजिए अफ्रीका है, तो यहाँ एक तंजानिया गांव है, ठीक है। जो तंजानिया में एक किलिमंजारो ज्वालामुखी है, अभी हम 2 दिन पहले ही पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके पढ़ा करिए, तभी, ताकि आपको कभी कोई चीज़ भूले ना, ठीक है। कि एक छोटे गांव में मम्बा, माम्बा, ठीक है, माम्बा, तंजानिया की बात हो रही है अभी, पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। जैसे अपने महाराष्ट्र में देखेंगे, विदर्भ साइड ऐसे ही सिचुएशन है, पानी लाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। ऐसे हुई ये तंजानिया की गांव की बात कर रही है कि वहाँ पर एक लड़की है, सुबह उठती है, पानी लेने के लिए बहुत दूर जाती है। अब देखिए, इसके उपरांत वह घर के कार्यों में भी अपनी माँ का हाथ बटाती है। मतलब जो लड़कियां होती हैं, अब तो बच्चियों की हालत काफ़ी सुधर रही है, नहीं तो पहले बच्चियों की हालत ऐसी ही थी, ठीक है। काफ़ी मतलब बेकार स्थिति थी उन सब की, घर का सब काम करना पड़ता था। अब देखिए, और अपने भाइयों की बकरियों को की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है, ठीक है। अब देखिए, माम्बा के पिता कठिन परिश्रम करने के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, ठीक है। इनका मक्का देखिए कहाँ उगेगा, इनका मतलब कहने का, मक्का और सेम उगा सकते हैं, ये मतलब ऐसे स्थान की बात कर रहे हैं जहाँ पर थोड़ा सा ज़मीन सही नहीं है इसके खान मतलब उगाने के लिए। फिर भी यह उनके परिवार के एक साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो एनसीईआरटी यहाँ कहना क्या चाहता है कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर रेयर केस में खाने पीने की चीज़ें होती है, वहाँ पर पानी की भी कमी है, ठीक है। देखिए, यहाँ भूमि और पानी दोनों को साथ में ला लिया है। भूमि मतलब वहाँ थोड़ा सा मक्का उक्का हो जाता सेम उम, और पानी मम्बा देखिए कितनी दूर जा रही है। तो यहाँ पर वही आप चैप्टर ही है यार, देखिए कहानी के थ्रू बता दिया गया है। अब देखिए आगे चलते हैं यहाँ। अब पीटर के बारे में बात कर रहे हैं। पीटर कहाँ रहता है, न्यूजीलैंड में रहता है। अब देखिए, पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने, ऊन परिक्रमण मतलब जानते हैं क्या होता है, मतलब जो जो ऊन का प्रोसेसिंग होता है ना, वूल वूल जैसे ना, वूल प्रोसेसिंग, वूल प्रोसेसिंग इसको बोलते हैं, प्रोसेसिंग,
मैं इंग्लिश वाला थोड़ा वर्ड जो मतलब टफ रहेगा उसको बता दूंगा। और ऊन तो आप समझते हुए होंगे, प्रकर्मण नहीं समझ रहे, इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। और जैसे मतलब ऊँट का ऊन, ये इसका भेड़ का बाल नहीं होता, तो उसको प्रोसेसिंग करके क्या बनाया जाता है, आपका ऊन बनाया जाता है। करने का कारखाना चलाता है। इनका ये कहने का मतलब न्यूजीलैंड का जो पीटर है थोड़ा सा अमीर है, ठीक है, मतलब अच्छे खानदान का। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो अपने चाचा को अपनी भेड़ों को देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बहुत बड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से सट लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा मतलब जो घर होता है, मतलब अच्छा, मतलब ये है कि पैसा वैसे वाले हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा बेचारे गरीब हैं, ऊपर मम्बा। अब देखिए वहाँ पर मम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों पर रहते हैं। तो अब आपसे को ये पता होना चाहिए कि आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन काफ़ी अच्छे होता है। तो यहाँ एनसीईआरटी से आपने एक निचोड़ निकाला कि चाहे न्यूजीलैंड हो और ऑस्ट्रेलिया में भी भेड़ पालन होता है, ठीक है। ये आपने निष्कर्ष निकाल लिया। मम्बा और पीटर विश्व अलग अलग स्थान पर रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। तो अंतर तो अभी बताया ही ऊपर कि एक सूखर बीहड़ इलाके में रह रही है मम्बा, और पीटर है जो वो अच्छे स्थान पर रह रहा है जहाँ घास हो सब कुछ है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकियों टेक्नोलॉजी के उपयोग की विभिन्नता के कारण है। इन स्थान पर एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है, ठीक है। जैसे कहीं पर जहाँ घास है वहाँ भेड़ पालन कर लिए, अपना उनका बिजनेस चल रहा है। जहाँ घास हो सूगी नहीं रहा है, मिट्टी है ही नहीं उस तरह की, तो वहाँ कौन सा भेड़ पालन करेंगे, ठीक है। तो ये है। अब देखिए यहाँ कॉर्नर में क्या दिया गया है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की आप पढ़िए, ठीक है। बिलीव मेरा मानिए, एक बार इतना कॉन्फिडेंस आएगा आप में कि क्या बताएं। आप कहीं से, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी से पढ़िए जहाँ से आपको समझ में आए, लेकिन एक एक लाइन पढ़िए। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार और जल की उपलब्धता का प्रेक्षण करें। अपनी कक्षा में चर्चा करें। मतलब जैसे हम सब कहाँ रहते हैं, हम सब तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अब कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहता होगा, कोई पश्चिमी, कोई मध्य वाले क्षेत्र में रहता, कोई बुंदेलखंड में रहता है। तो जो बुंदेलखंड के बच्चे होंगे वो देखेंगे कि हमारे यहाँ तो थोड़ा सा लाल मिट्टी पाई जाती है, और हमारे यहाँ भूमि थोड़ा सा पथरीली है। बुंदेलखंड वाले जो, ऐसे अपने उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ये नीचे की हमारे यहाँ थोड़ी सी पथरीली है। और जो यहाँ पश्चिमी साइड में रहते हैं और जो सबसे ये इधर बलिया वलिया साइड में रहते हैं, गोरखपुर, इनका मिट्टी बहुत उपजाऊ होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप परीक्षण कर ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र से लगभग 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या या तो निर्जन जनसंख्या है। अब इनका कहने का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी आप पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पे ये कह रहे हैं कि 90% जनसंख्या भूमि के 30%। तो ये जो 90% जनसंख्या है सिर्फ इतने ही पार्ट में रहती है। मान लीजिए ये आपका, ये ऐसे पूरा बना दे ये, अब ये आपका 30% यहाँ है और ये 70% है। अब देखिए ये पूरी जनसंख्या यहीं इतने इतने ही स्थान पर रह रही है, अब ये सब पूरा खाली है। क्यों खाली है, अब देखिए इसका रीजन भी है। अब यहाँ ना तो पानी है, ठीक है। जब पानी नहीं रहेगा तो फैक्ट्री नहीं रहेगी। यहाँ पर आने जाने का कोई साधन नहीं है। आधा तो रेगिस्तान पड़ा है, सहारा देखिए कितना बड़ा रेगिस्तान है, थार कितना बड़ा रेगिस्तान है। तो ये सब ऐसे ही वहाँ पर मतलब कि जब कुछ वहाँ पर साधन ही नहीं है, मान लीजिए आप करेंगे सर जंगल, यहाँ पर वो जंगल क्यों काटते हैं, आप यहाँ पर ही फैक्ट्री लगा सकते हैं। थार रेगिस्तान इतना बड़ा है, वहाँ लगाइए फैक्ट्री। अच्छा ये बताइए,
फैक्ट्री मान लीजिए, आप मान लीजिए आप ही फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ थार में फैक्ट्री लगा लिए। अब फैक्ट्री में तो पानी, क्योंकि वहाँ में आदमी मान लीजिए मशीन ऐसी फैक्ट्री लगा रहे हैं वहाँ पानी काम नहीं है, लेकिन जो रहेंगे वहाँ पर कर्मचारी, उनको पानी तो भी चाहिए, पानी ही नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है, वहाँ पर आपको यहाँ थार में लगाए हैं और दिल्ली पहुँचाना है सामान, कितना ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा इतना ज़्यादा आ जाएगा आपका कि आपका मतलब वो माइनस में ही चलेंगे आप, घाटा ही हो जाएगा। तो ये है आपका, इसीलिए सभी लोग सोचते हैं जहाँ से समतल भूमि हो वहीं पर हम ज़्यादा वहाँ अपना कार्य क्षेत्र आगे बढ़ाएं, ताकि हर चीज़ आसान हो। कैसे, जैसे उत्तर प्रदेश देखेंगे, बिहार देखेंगे, आपका पश्चिम बंगाल देखेंगे, ये समतल एरिया है, तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो इंडिया की आधी जनसंख्या तो यही तीन ही चार स्टेट में पड़ी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ें आसानी से मिल जाती है, पानी आसानी से मिल रहा है, उधर से ब्रह्मपुत्र, इधर से गंगा, पानी की कमी कोई नहीं है। तो इसीलिए ये विरल होती है हर जगह सब। ठीक ठीक है, तो पहाड़ों में थोड़ी कोई जाके रखे रहेगा। अब ये ना देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साल्जबर्ग इस क्षेत्र में आप भूमि के कितने उपयोग को पहचान सकते हैं? तो ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया का सार्ज, ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। अब यहाँ पर देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। ठीक है, यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। अब देखिए, जैसे पानी है ना, कहते हैं पानी कितना है, थोड़ा सा 2% है जो पीने के लिए करें, उसमें भी जो मतलब पानी कम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसमें भी तो ग्लेशियर में है, ऐसे भूमि में कर रहे हैं। जो 30% है उसमें भी रहने लायक नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ठीक है, तो जाहिर से जलवायु वैसे, जैसे अब लद्दाख में देखेंगे, आज एक घर यहाँ बना है तो एक घर 5 किलोमीटर यहाँ जाके बना है वहाँ का, और हमारे यहाँ देखेंगे एक घर यहाँ बना, उसी के ऊपर एक घर बना दिए हैं, इतना जगह कम है। ठीक है, उसके बगल में ये ऐसे एकदम पूरा पता ही नहीं चलता था ये घर है कि पूरी एक ही बिल्डिंग है कि मतलब कई बिल्डिंगें हैं। तो ठीक है, तो वो क्या होता है, जहाँ पर आपको थोड़ा जलवायु भी देखा जाता है ना, जलवायु यहाँ कितनी अच्छी है, उत्तर प्रदेश, ये सब बिहार में, और वहाँ लद्दाख में ठंडी आ जाती है तो पता चला पानी नहीं पीने का है, गर्म एकदम सब बर्फ हो गया, क्या पिएंगे। ऊबड़ खाबड़ आस्थाकृति पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल व निर्जन होता है। ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे ऐसे स्थान जहाँ पर ये तीव्र ढाल है, या ऊबड़ खाबड़ स्थान है, या मरुस्थल क्षेत्र में भी, जो थार का मरुस्थल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो क्या है, सभी लोग मतलब सभी क्या है, समानतः ये निर्जन और विरल है। निर्जन विरल मतलब कि पूरी ये मान लीजिए पूरा भूमि है, एक यहाँ है एक यहाँ है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जो आपके उर्वर मैदान और नदी घाटियों में, ये इसका मतलब क्या है, जैसे आपका गंगा नदी घाटी देखिए, उर्वर ये मैदान भी है, नदी भी, जहाँ नदी रहेगी वहाँ जा, ऐसा ये बताइए, कोई भी शहर देखेंगे, आपका भी कोई भी शहर होगा, जब आप जिस शहर में रहते होंगे उस शहर में एक नदी जरूर बहती होगी। ठीक है, क्यों? पहले उस जो नदी बहती थी तो पहले वहाँ एक लोग आए, फिर ऐसे दो लोग आए, तो उनसे जनसंख्या बढ़ती गई, सब लोग बढ़ते गए, उसी नदी के आसपास पूरी जनसंख्या मतलब विद्यमान। तो आप भी जहाँ रहते होंगे आपके शहर में एक नदी बड़ी वाली जरूर बहती होगी आसपास। ठीक है, तभी वो आपका शहर बना है ये। ठीक, मेन रीजन यही होता है, यही वो बता रहा है।
अब देखिए आप कैसे, ऐसे पढ़ने के बाद आप जब बैठेंगे वहाँ पर आंसर राइटिंग करने तब लिख पाएंगे। हमेशा बार बार वो ऑब्जेक्टिव अगर मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, बार बार वही ऑब्जेक्टिव पढ़ाता, वो तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, प्री के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेंस के लिए आप फिर रुक जाएंगे। तो क्या करेंगे, प्री ही निकाल के जब मेंस ही नहीं निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर भूमि उपयोग क्या है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए भूमि का उपयोग करते हैं आप कि नहीं, वानिकी के लिए करते हैं कि नहीं, मतलब फॉरेस्ट्री जो होता है, थोड़ा छोटे छोटे पेड़ पौधे है, माइनिंग के लिए करते हैं कि नहीं, हाँ, सड़कों के लिए करते हैं कि नहीं, उद्योगों की स्थापना करने के लिए करते हैं कि नहीं, ये सब तो होता ही है। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भूमि उपयोग क्या है, मतलब जो हम ये कृषि वानिकी खनन सड़कों के लिए करते हैं, उद्योगों के लिए, वही भूमि उपयोग है बस। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों की भूमि का उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? आप बना सकते हैं कि वहाँ पर निर्जन है, वहाँ पर पानी की कमी है, और वहाँ पर घास नहीं उगाई जा सकती। माम्बा के यहाँ बता रहा हूँ, वो पीटर के यहाँ, वहाँ सब कुछ उगाया जा सकता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों पर निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी उपयोग के प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, ठीक है। अभी देखिए आगे चलते हैं। देखिए स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। मतलब कैसे, जैसे पहले क्या होता था, जब एकदम आदिमानव काल में, तो भूमि एक स्वामित्व, आज भी चलती है स्वामित्व, स्वामित्व के रूप में, के स्वामित्व मतलब क्या, ये भूमि को दो चीज, एक निजी होता है, एक सामुदायिक होता है। सामुदायिक मतलब क्या होता है, वहां पर पूरे गांव वाले आके काम करते हैं, ठीक है। एक मतलब ये कह सकते हैं एक समुदाय मिलकर काम करता है। और निजी भूमि क्या क्या होता है, आज जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, देखिए गांव गांव में सबकी एक किसी के पास 2 बीघा जमीन है, किसी के पास 5 बीघा, किसी के पास 15 बीघा जमीन है, तो वो उसका एक निजी पार्ट हो गया, ठीक है। तो वो निजी और सामुदायिक ये दो भागों में हो गया हुआ। निजी भूमि व्यक्तियों को स्वामित्व में होती है, निजी जो भूमि होती है व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि का समुदाय के स्वामित्व में। सामुदायिक तो एक तो होगा नहीं, समुदाय मतलब सभी लोग का भूमि है, ठीक है। अब देखिए सामान्य रूप से इनका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधियों, बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जैसे बड़े बड़े पहाड़ों पर देखते होंगे, वहाँ पर सामुदायिक थोड़ा चलता है, कि जैसे बड़े पहाड़ों पर इतना बड़ा खेत है, तो वहाँ पर कई समुदाय मिलकर मतलब इसी पर आपका फल वल उगाते हैं। तो ये सब जब क्या होता है, जब बेच दिया जाता है तो पैसा आपने आपस में डिवाइड कर लेते हैं, कितना किसको चाहिए, ठीक है। तो ये होता है बड़े शहरों में, ठीक है। वो मतलब जो पहाड़ वहाड़ों पे या बहुत बड़े शहर में है, हमारे यहाँ तो थोड़ा उत्तर भारत में तभी सामुदायिक वाला मतलब ये तो थोड़ा चला ही गया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। लोग अपनी निजी भूमि ही रख रहे हैं। अब देखिए जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित रहती है। कैसे, जैसे किसी के घर में किसी के 2 बच्चे हैं, इसके बाद उन बच्चों की शादी हुई, फिर उनसे दो दो और बच्चे हुए, तो 2 बच्चे हो, फिर इनकी शादी हुई तो इनके भी 2 बच्चे हो गए, फिर इनकी शादी हुई, इनके 3 बच्चे हो गए, इनके भी 3 बच्चे हो गए। तो ये जमीन तो इतना ही है ना, तो कैसा थोड़ी ये जमीन भी ऐसे बढ़ रहा है, तो ऐसे ही होता है। सब लोग अपने नए एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं, आपके मतलब आसपास तो हो ही रहा होगा ये सब। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों के सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप और व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन,
मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और पर्यावरण के प्रमुख खतरे हैं। ये मतलब कह रहे हैं जो आज मानव है इन सबको इग्नोर कर रहा है, ये सब आज कल के क्या हो रहे हैं, आपका खतरा हो रहा है। क्या? भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, पर्यावरण, ये सब बहुत कॉमन खतरे हैं। ठीक है, मतलब बहुत बड़े वाले खतरे निकल के आ रहे हैं ये सब। चलते हैं देखते हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ठीक है, इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने के डर पैदा हो गए हैं। अब देखिए, जनसंख्या की बढ़ती मांग क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, वो क्या सोचती है, उसको खाना तो मिलना चाहिए। कोई भी जनसंख्या होगी बढ़ेगी, उसको खाना तो चाहिए ही, ऐसा थोड़ी है खाना नहीं चाहिए। तो बड़े पैमाने पर ये वन भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके लिए आवास भी चाहिए, आवास चाहिए तो कृषि भूमि पर ही आवास बना दे रहे हैं, और वो आपका कृषि भूमि बेकार हो जाता है। इससे प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने का डर, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, ठीक है, रासायनिक कीटनाशकों का और उर्वरों का विनियमित उपयोग, मतलब क्या कर रहे हैं, वनारोपण एफॉरेस्टेशन होता है, और भूमि उद्धार लैंड रिक्लेमेशन होता है, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग मतलब यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है, इसको और उर्वरों को विनियमित उपयोग, अतिचारण पर रोक आदि भूमि के संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप बताइए कि भूमि के मतलब संरक्षण के लिए कौन कौन से तरीके हैं, तो आप क्या बताएंगे, वनारोपण बताएंगे, एक भूमि उद्धार बताएंगे, ठीक है, भूमि उद्धार मतलब लैंड रिक्लेमेशन बताएंगे, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों का कम प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं हमारे यहाँ मतलब हमारे जैसे कुछ कहीं पर होता है, लोग कंपटीशन में डाल दे, अरे उनका खेत में उतना ज़्यादा हुआ, हमारे यहाँ क्यों कम होगा, ले जाके यूरिया डाई पोटाश सब कुछ डाल देते हैं, उनके भी हो गया। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उनका खेत बर्बाद हो रहा है तो हमारा भी खेत बर्बाद हो रहा है, ये वाला नहीं सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं हमारे यहाँ कितने कुंटल एक बीघे में, 15 कुंटल, 16 कुंटल, 17 कुंटल हो रहा है। ये देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे भूमि की उर्वरता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, इतना हम केमिकल उसमें डाल देंगे। तो यही है, जो आपका फर्टिलाइजर होता है, कीटनाशक होता है, उसको कम अतिचारण पर रोक, ठीक है, जो अतिचारण मतलब क्या होता है, जैसे मवेशी उवेशी ज़्यादा चरते हैं ना, मतलब वो ग्रेजिंग करते हैं, ओवर ग्रेजिंग उसको बोला जाता है, ठीक है, तो उस पर रोक थोड़ा लगाना चाहिए, ताकि जो वो पेड़ पौधे छोटे छोटे हैं वो आपका बड़े हो जाएं। नहीं तो वो जैसे छोटे पेड़ हैं, अतिचार क्या होता है, छोटे पेड़ इसको आके कोई मवेशी मतलब इसको चर लिया, वो बड़ा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो कहाँ से पेड़ पौधे होंगे, कहाँ से ये सब होगा। तो यही अतिचार पर इसीलिए रोक लगाया जाता है। यहाँ देखते हैं, मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। क्या कहते हैं, मृदा कहलाती है। जैसे पृथ्वी है, इस पर थोड़ा छोटे छोटे दाने नहीं होते, वही। यह भूमि के निकटता से जुड़ी होती है। असल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों, ये देखिए जैव पदार्थों तथा, अभी वो बीच वाला पढ़ लेंगे, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक है, तो मृदा का निर्माण कैसे कैसे होता है, जैसे आपका क्या होता है, जैसे भूमि पर जो आपके वो पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, चट्टान पाए जाते हैं, उन सब से मिलकर एक मतलब मृदा का निर्माण हो जाता है। तो यह अपक्षय, अपक्षय क्या होता है, मतलब बेदरिंग, बेदरिंग उसको बोलते हैं, कि प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। कैसे, जैसे आपका ये उत्तर भारत का मृदा देखेंगे, जैसे अपने यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश की मृदा देखेंगे,
ऊपर पहाड़ से पानी आ रहा है, उसके साथ मृदा आ रही है, तो उसमें से खनिज भी तो आ रहा है। पेड़ पौधे के जितने खनिज होते हैं, जैव पदार्थ होते हैं, वो सब नीचे आते हैं, तो मृदा में मिल जाते हैं, तो उपजाऊ बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये शब्दावली अपक्षय लिखा गया है। तो ये क्या होता है, चलते हैं देख लेते हैं अपक्षय क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेदरिंग, लिख देता हूँ वेदरिंग। वेदरिंग अपक्षय, तापमान परिवर्तन, तुषार। ठीक है, तुषार क्रिया पौधे, प्राणियों और मनुष्य की क्रियाकलाप द्वारा अनवरत शैलों का टूटना और क्षय होना, ये क्या होता है, वेदरिंग होता है आपका। मतलब इनका कहने का मतलब है जो तापमान बहुत चेंज होता रहता है, तुषार बहुत पड़ता रहता है, मतलब ये सब। ठीक है, तुषार मतलब ये मतलब क्या आपका कहते हैं उसको, जैसे पाला ओला ये सब, ये ठंडी उंडी जब पड़े। प्राणियों और मनुष्यों की क्रियाकलाप, तो जो आपका मनुष्य क्रियाकलाप क्या कहता है, पौधे आपका जाता है ये पहाड़ों पर, वहाँ पर क्या बना देता है, सुरंग बना देता है। लेकिन वो नहीं देखता है कि सुरंग बनाने से उसका सब जैसे एकदम जकड़े हुए था वो सब, मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है आपका, वहाँ पर अपक्षय की क्रिया होने लगती है, जो पहाड़ धीरे धीरे कटने लगते हैं, या आदमी पहाड़ पर जा रहा है तो उसका भी धीरे धीरे वो प्रोसेस होता है। वहाँ पर टूरिस्ट बना दिया जाता है तब भी वो वेदरिंग होता है, मतलब कई चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वो यही होता है, मतलब बार बार चाहे नदी आ रहा है, बह रहा है नदी, तो उससे भी आपका सैल टूट रहे हैं, तो यही वेदरिंग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या, देखिए भूस्खलन क्या कहलाता है। तो भूस्खलन के बारे में जानिए, भूस्खलन होता क्या है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड स्लाइड। तो लैंड स्लाइड, भूस्खलन सामान्य रूप से शैल, मलबा और ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होती है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। कैसे, जैसे एक पहाड़ी एरिया है और हमेशा बारिश हो रही है, तो क्या होता है, भूमि क्या होता है, भूमि अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चला जाता है, उसे भूमि स्खलन कहते हैं। जैसे पहाड़ है ये पूरा, इससे से यहाँ से पहाड़ टूट के गिरा, ठीक है, तो ये गिरते गिरते दूसरे स्थान पर चला गया, तो ये क्या होता है, भूमि स्खलन होता है। नदी के प्रवाह से कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के कारण अचानक फूट पड़ने वाली निचली घाटियों, आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भागों में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप में फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का मुख्य विषय है। तो देखिए अभी कहाँ पे हुआ था, सिक्किम में। सिक्किम में ये सब जहाँ पहाड़ी एरिया, वहाँ भूस्खलन होगा। भूस्खलन मतलब क्या, मिट्टी का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, चाहे ऊपर से नीचे, चाहे दूसरी वैसे ही जाए, वही होता है। ठीक है, एक वस्तु स्थित अध्ययन, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, देखिए हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है, रेकांग पीओ के निकट पांजी गांव में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तानी तिब्बत सड़क का 200 मीटर का भाग नष्ट हो गया। ठीक है, मतलब कोई सड़क रहा होगा, भूस्खलन होगा होगा तो ये पूरा धंस गया होगा। ये भूस्खलन ये मत समझिएगा कि कोई पहाड़ से ही मिट्टी कट के नीचे आ रही है, ऐसा भी हो सकता है कोई सड़क है वो पूरी तरह धंस जाए। ठीक है, तो ये भी भूस्खलन है। यह भूस्खलन पंजी गांव के तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ है। विस्फोटन के कारण ढाल या कमजोर क्षेत्र नीचे गिर जाता है, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्रों को क्षति पहुंचती है। पंजी गांव को किसी संभावित विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। अब ये क्रियाविधि है, मतलब ये इसमें बता रहे हैं क्या क्या रोकना चाहिए भूस्खलन को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये चलते हैं इधर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये क्या कह रहा है, मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका क्या का, सॉइल प्रोफाइल होता है, इसको कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल कैसे बनता है, देखिए
ये सॉइल है, ये आप जो पूरा देख रहे हैं ये सॉइल है। देखिए पेपर में ऐसे आप सॉइल बना दीजिएगा, अगर पेपर मेंस का आ रहा है तो ऐसे बना देंगे सॉइल प्रोफाइल, मतलब सॉइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, ये ऐसे ही बना देंगे। तो ये आपका जो ये बनाएंगे तो ये ऊपर दिखाएंगे, तो ऊपर क्या दिखाएंगे, ऐसे तो बना नहीं सकते, या ऐसे ही बना दीजिए चाहे जैसे बना रहे हैं। अगर ऐसे बना तो ऐसे बना दीजिए, मतलब ये हाथ ये सब मत बनाइएगा हाथ होत, सिर्फ ये इतना बना दीजिए ऐसे, ठीक है। पेपर में मेंस की बात कर रहे हैं तो ये वाला ऊपर वाला बनाएंगे, इसके बाद लिखेंगे, लिखेंगे क्या है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। यहाँ लिख देते हैं टॉप सॉइल, हिंदी तो लिखा गया है, हिंदी पढ़ लीजिएगा, विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, क्योंकि आपका जो ह्यूमस होगा यही ऊपर ही होगा ह्यूमस, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद नीचे क्या होता है, इसके दूसरे पार्ट में क्या होता है, तो इस दूसरे, ये पहला पार्ट हो गया आपका यहाँ पर है ह्यूमस, ये दूसरे पार्ट में क्या होता है, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट में होता है बालू, गाद, किले के साथ ऊपरी मृदा, सब सॉइल विथ सैंड सिल्ट एंड किले, सैंड सिल्ट, इसको सैंड सिल्ट, ये सैंड होता है, ये सिल्ट होता है, ये किले के साथ ऊपरी मृदा। अब नीचे क्या होता है, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ है, वेदर्ड रॉक मटेरियल, तो रॉक यही होता है ना, रॉक मटेरियल। और ये होता है जनक चट्टाने, जनक चट्टाने मतलब पेरेंट रॉक, तो पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक क्या होते हैं, इन्हीं से मेनली बना है आपका मिट्टी, मतलब जैसे आपके पेरेंट्स कोई होंगे ना, तो वैसे ही यहाँ भी है। तो ये पेरेंट रॉक मतलब इसी से ऊपर बना है, तो ये याद रख लिए। ये आप अगर मृदा आए आपके पेपर में, अगर ये बना के चले आते हैं, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होता है वो एनसीईआरटी का बुक ही बार बार देखता है, अगर ये आप वहाँ बना के आए तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका हो गया, या यहाँ देखिए मृदा के बारे में देखते हैं। मृदा क्या, अब मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब मृदा निर्माण को क्या क्या प्रभावित करते हैं। तो पहले यहाँ पर क्लाइमेट प्रभावित करते हैं, क्लाइमेट मतलब जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं, मतलब जितना समय ज़्यादा लगेगा उस किसी चीज़ को बनने में, उतना वो मतलब ज़्यादा विकसित होगा, तो वही उसकी करें मोटाई को, मतलब जो प्रोफाइल होता है ये मृदा की, मृदा ये सॉइल प्रोफाइल होता है, उसको इसकी मोटाई को प्रभावित करते हैं, अभी बताएं ऊपर। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, तो हाँ ये भी सही है कि कहाँ पर फ्लोरा फना ये सब ज़्यादा है, तो अगर ये सब फ्लोरा फना ज़्यादा होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये ह्यूमस फॉर्मेशन में ज़्यादा मदद करेंगे, कम होंगे तो कम मदद करेंगे, ठीक है। उच्चवत तंगुरता और ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करते हैं, तो ये मतलब करें एल्टीट्यूड स्लोप, एल्टीट्यूड और स्लोप आपका डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, मतलब क्या होता है, जैसे ज़्यादा आपका स्लोप रहेगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी, बह के चली जाएगी, लेकिन अगर कम ढाल रहेगा तो मिट्टी वहाँ पर बनी रहेगी, ठीक है। जैसे आपका ऐसे आपका ज़मीन है, ज़्यादा स्लोप हो गया तो ये बह के चली जाएगी यहाँ की मिट्टियाँ, लेकिन अगर कम स्लोप है, ये मतलब थोड़ा सा समतल है, तो मिट्टियाँ यहाँ बनी रहेंगी, तो ये होता है। जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात पारगम्यता को निर्धारित करती हैं, मतलब यहाँ पर क्या करें हम, पारगम्यता मतलब परमेबिलिटी होता है, ठीक है, परमेबिलिटी। तो जो जनक जनक शैल है, मतलब जनक शैल क्या होता है, पेरेंट रॉक होता है, तो जो पेरेंट जैसे होंगे तो वैसे तो बच्चे होंगे, तो वही कह रहे हैं जो जनक शैल है वो रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म जैसे वही, तो मतलब जीन का प्रभाव पड़ता है, ऐसे भी जैसे मनुष्य में, प्राणियों में जीन का प्रभाव पड़ता है, वैसे मृदा में भी पेरेंट रॉक से उसके रंग रूप का प्रभाव पड़ता ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के कारक कौन से हैं। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक जनक शैल का स्वरूप,
और जलवायु कारक होते हैं। मृदा निर्माण के अन्य स्थानीयकृत जैव पदार्थों के की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है भारत में, क्या है, कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा सोचेंगे ये क्या है, एलुवियल सॉइल इसको बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। काली, लाल और लेटराइट मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए, मतलब निरीक्षण कीजिए, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये सब मिट्टी याद रखिए। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि आपका जो सॉइल है इसके जो डिग्रेडेशन है और इसका कंजर्वेशन के क्या क्या मेजरमेंट हो सकते हैं। देखिए, मृदा अपरदन और छीड़ता संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, मृदा अपरदन और छीड़ता। ठीक है, सॉइल इरोजन, जिसको मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो रहा है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं, वनों उन्मूलन, वहाँ एफॉरेस्टेशन पढ़े थे, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होगा। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन अतिचारण मतलब क्या, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग कर देंगे तब भी मृदा प्रभावित होगी, वनोन्मूलन तब भी मृदा। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग तब भी ये भी प्रॉब्लम है। वर्षा दोहन मतलब ढेर सारी बारिश हो गई और मिट्टी बहा के लेके चली गई जो उपजाऊ थी। भूस्खलन और बाढ़। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां, संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो ये सब मृदा से आपका है कि मृदा कैसे कैसे आपका इरोज हो सकती है। ये इतना मनोवल अतिचार, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग।